हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों को मिला के एक नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो आपको एनसीईआरटी पार्ट 1 है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। सो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? चार्ज के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना है? चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में जो पढ़ते हैं उसी ब्रांच को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट चार्ज। सही है। तो चार्ज कैसा है, चार्ज से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, चार्ज कैसे कैसे बिहेव कर सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम टोटली चार्ज की स्टडी करने वाले हैं। कौन से ब्रांच के अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट चार्ज। राइट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर एक ब्रांच आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे चार्जेस रेस्ट में रहेंगे। कैसे रहेंगे? रेस्ट में। तो चार्जेस को अगर रेस्ट में है, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। सही है। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, बिना एक्सेलरेट किए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो तब हम पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटोस्टैटिक्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्यों मैग्नेटोस्टैटिक्स बोल रहे हैं? आगे आगेगा। सही है। नेक्स्ट, अगर आपका चार्ज एक्सेलरेट करेगा, सही है, चार्ज के अंदर अगर एक्सेलरेशन है, तो उस टाइम हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये टोटली तीन ब्रांचेस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है चार्ज। तो अभी जैसे कि हमने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज की स्टडी है। किसकी स्टडी है? चार्ज की स्टडी। तो पहले पता तो कर लें कि चार्ज होता क्या है ना? तो चार्ज क्या है? जैसे कि आपको पता है, ग्रेविटी प्रोड्यूस और फील करने के लिए बॉडी के पास क्या चाहिए? ऑब्वियसली मास चाहिए। बिना मास के ग्रेविटी ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना तो फील कर सकते हैं। तो जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ग्रेविटी को प्रोड्यूस और फील किया जा सकता है, तो वैसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। चार्ज क्या है? मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस और फील कर सकते हैं। आई होप समझ रहे होंगे। मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशन, लाइक दैट ओनली चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस और फील करने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए, उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? चार्ज। आई होप ये समझ गए होंगे। तो चार्ज सॉरी, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है विच कैन प्रोड्यूस एंड फील बोथ इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। राइट। नेक्स्ट, जो चार्ज होता है उसको दिखाने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे क्यू। आइदर स्मॉल लेटर में क्यू लिखेंगे या फिर कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे क्यू। चार्ज का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो होता है कूलम। राइट। नेक्स्ट, चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो एटी का है। एटी। राइट। नेक्स्ट, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, चार्ज बस नंबर होता है। सही है। नेक्स्ट, जो सबसे छोटा चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे छोटा चार्ज यही रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, चार्ज को मेजर और डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज करेंगे उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज को कौन से डिवाइस से मेजर और डिटेक्ट करते हैं हम? इलेक्ट्रोस्कोप। आई होप ये आपको समझ में होगा। व्हाट इज चार्ज? चार्ज मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। राइट। चार्ज को दिखाने के लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे? क्यू। चार्ज को मेजर कौन सी यूनिट में करेंगे? कूलम। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एटी। सही है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। सबसे छोटा जो चार्ज होता है उसे किससे दिखाया जाता है? ई से। और ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सही है। चार्ज को मेजर करने वाला डिवाइस इलेक्ट्रोस्कोप। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझने में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्जेस जो है ना, वो दो टाइप के होते हैं। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज।
अब चार्जेस को जो डिस्टिंग्विश कर रहा है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है पोलैरिटी। जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम चार्ज को क्लासिफाई करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, पोलैरिटी। सही है। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए एग्जांपल प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज के लिए एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक एग्जांपल है, इनके अलावा दूसरे भी आएंगे अब। सही है, लेकिन मेन एग्जांपल तो यही होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस ई के बराबर, यानी कि प्लस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। वहीं पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस ई के बराबर होता है, जो कि माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है। सही है। और जो प्रॉपर्टी चार्जेस को डिस्टिंग्विश करती है उसे क्या कहते हैं हम, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है देखिए। पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा है, क्वांटाइज्ड है, यानी कि Q जो होगा वो प्लस आर माइनस एन ई होगा। यहाँ पे देखिए, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। मैंने क्या बोला था अभी, जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो E होता है। कितना होता है, E होता है। हम इसे और छोटा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चार्ज चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं, E 2E 3E 4E 1000E 10,000E 550E, मतलब जब भी लेंगे आप होल नंबर में लेंगे। किस में लेंगे, होल नंबर में। सही है। या फिर इंटीजर में ही लेंगे, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आप लेना है तो आप ऐसे ले सकते हैं 2E 6E 9E, इस तरीके से ले सकते हैं आप। सही है, ये सारे होल नंबर्स में आएंगे, इंटीजर में आएंगे। लेकिन कभी आप ऐसे नहीं ले सकते हैं कि 1.5E 1.9E 0.83E, यानी कि फ्रैक्शन में आप चार्ज को लेना पॉसिबल नहीं है। तो ये इस तरीके से चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ई का जो मल्टीपल होगा वो इंटीजर ही होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी बोल रही है, क्वांटाइजेशन। क्या बोल रही है, क्वांटाइजेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई के बराबर होगा। कभी भी फ्रैक्शन मल्टीपल ऑफ ई के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी आप लेंगे होल ई ले सकते हैं, कभी भी हाफ या उससे कम, यानी कि ई को तोड़ के नहीं लिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। चार्ज कैसा है, क्वांटाइज्ड है। राइट। इसका जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वो किससे दिखाते हैं हम, ई से। राइट। तो चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज इज कंजर्व। क्या है, चार्ज कंजर्व्ड है। अब ये कंजर्व का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कंजर्व का मतलब क्या है, कांस्टेंट। लेकिन किसका, देखिए, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसका सराउंडिंग के साथ कोई कांटेक्ट ना हो, कोई इंटरेक्शन ना हो। अगर एक सिस्टम है जिसका दुनिया से कांटेक्ट तोड़ दिया हमने, तो उस सिस्टम का चार्ज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, जितना था उतना ही रहेगा। चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। ये एक सिस्टम है, दिस इज सिस्टम, करेक्ट। इसके अंदर दो बॉडी है, ए बी। ए के पास 2 कूलम है, बी के पास 6 कूलम है। बताइए इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, 8 कूलम। सही है। हमने कुछ दिनों बाद इनको वापस देखा, तो हमने क्या देखा कि ए के पास 5 कूलम चार्ज है, बी के पास 3 कूलम चार्ज है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ है ए और बी में, लेकिन बाहर से किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ है। ये सिस्टम टोटली क्लोज्ड है, इससे बाहर से कुछ अंदर नहीं आ सकता और अंदर से कुछ बाहर नहीं जा सकता है। जो भी हो सकता है अंदर इंटरचेंज हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। सही है। तो जब ये हमने कुछ दिन पहले देखा था तो टोटल चार्ज कितना था, 8। अभी भी देखें तो टोटल कितना है, 8। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कंजर्वेशन। क्या कहेंगे इसे, कंजर्वेशन। सही है। यानी कि चार्ज को हम बना भी नहीं सकते और चार्ज को मिटा भी नहीं सकते। सही है। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज एडिटिव। जैसे कि अभी हमने देखा था चार्ज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 2 + 6 8 कर दिया था मैंने अभी, है ना। तो देखिए चार्ज इज एडिटिव। चार्ज क्या है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट। एक बॉडी के ऊपर अगर कई सारे चार्जेस है तो उसका टोटल चार्ज लाने के लिए आप क्या करेंगे, सारे चार्जेस को ऐड करेंगे साइन के साथ। अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इस बॉडी पे कई सारे चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Q4 सो ऑन Qn। तो टोटल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे,
टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन प्लस Qn, राइट। तो इस तरीके से आप चार्ज को ऐड भी कर सकते हैं, राइट। उसीलिए इसे क्या बोले हम, चार्ज इज एडिटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये कोई बॉडी है, इस पे यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ पे -3 कूलम है, यहाँ पे 4 कूलम है, यहाँ पे -1 कूलम है। तो अब अगर मेरे को कोई पूछ ले कि इसका टोटल चार्ज कितना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 2 प्लस 4 -3 -1 विच इज इक्वल टू 2 कूलम, सही है। तो इस तरीके से आप चार्ज को ऐड कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज रहा तो प्लस में रखेंगे, नेगेटिव चार्ज रहा तो माइनस के साथ रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टी समझ के होंगे। कितने प्रॉपर्टी हो गए, 3। चार्ज कैसा रहेगा, क्वांटाइज रहेगा, यानी कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई रहेगा। और चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये थी कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 3 प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विथआउट मास। चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को मास भी है, राइट। नेक्स्ट, प्रोटॉन है, प्रोटॉन को चार्ज है, प्रोटॉन के पास मास भी है। यानी कि जिन जिन पे चार्ज है उन पार्टिकल्स में मास है, राइट। लेकिन अभी मैंने क्या बोला है, चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता, यानी कि जिस पार्टिकल पे मास नहीं है उसमें चार्ज हो ही नहीं सकता है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज होना है तो उस बॉडी की कंडीशन क्या है कि उस बॉडी के पास क्या होना चाहिए, मास। लेकिन उल्टा सही नहीं है। अगर किसी बॉडी के पास मास होना है तो जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज हो, बिना चार्ज का भी मास हो सकता है। एग्जांपल न्यूट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है। यानी कि मास को चार्ज की जरूरत नहीं है लेकिन चार्ज को मास की जरूरत है, ये याद रखेंगे, राइट। चार्ज किसके बिना नहीं रहेगा, मास के बिना नहीं रहेगा। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या कर सकते हैं हम, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सही है। चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ये कंडक्टर्स में पॉसिबल है। किस में पॉसिबल है, कंडक्टर्स में, राइट। चलिए अगला प्रॉपर्टी, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज जो होता है ना, स्लो चले या ना चले, बहुत फास्ट चले, कैसे भी हो, चार्ज की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। किसकी वजह से, स्पीड की वजह से, सही है। अगर कोई चार्ज है, उसको कोई रेस्ट में ठहर के देख रहा है यानी कि रुक के देख रहा है, तो उसे भी उतना ही लगेगा। कोई अगर चलते हुए देखेगा तब भी उसको उतना ही लगेगा। यानी कि जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चार्ज कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड के साथ बदलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस। लाइक यानी कि सेम टाइप ऑफ चार्जेस, प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना, सेम टाइप के दो चार्जेस, उन्हें कहते हैं हम लाइक चार्जेस। तो क्या बोल रहा है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, यानी कि सेम टाइप के चार्जेस हमेशा दूर भागना चाहते हैं। वहीं पे अनलाइक चार्जेस यानी कि अपोजिट, एक प्लस दूसरा माइनस। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो पास आना चाहते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्जेस है, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। ये नेगेटिव चार्जेस है, ये दोनों भी एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। इन दोनों के बीच में दुश्मनी और इन दोनों के बीच में दोस्ती, सही है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, यस अगला टॉपिक क्या है हमारा, कंडक्टर्स। अब बताओ कंडक्टर्स के बारे में मैं कुछ बोलूं क्या, कंडक्टर्स के बारे में आपने हाई स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। कंडक्टर उन मटेरियल्स को बोला जाता है जिनके अंदर से करंट बहुत आसानी से बहता है ना। जिन मटेरियल में करंट बहुत आसानी से बहता है उन्हें क्या कहते हैं हम, कंडक्टर्स। एग्जाम्पल क्या होते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, एल्यूमिनियम, ये सभी एग्जांपल्स होते हैं किस चीज के, कंडक्टर्स के। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, कंडक्टर्स के अंदर जो है ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी देखिए, कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना। कंडक्टर चार्जेस को चलने देता है जिसकी वजह से चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस रख दूं तो वो चार्जेस चल के सरफेस पे आ जाएंगे। कहाँ आएंगे, सरफेस पे। कैसे, जरा देखना इधर, ये कोई बॉडी है ना। तो मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो आप बताओ नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपल करने वाले हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दूर भागेगा,
ये इलेक्ट्रॉन भी दूर भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी दूर भागेगा। अब बताओ मैंने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ रखा था? कंडक्टर के अंदर रखा था। ऐसे इमेजिन कर लेते हैं। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लेके कंडक्टर के अंदर रखा था। जैसे ही मैंने इनको छोड़ दिया तो रिपल्शन की वजह से भागना शुरू करेंगे। कब तक भागेंगे? जब तक ये सरफेस पे नहीं आ जाते हैं। जब तक ये कहाँ नहीं आ जाते हैं? सरफेस पे। अब बताओ हमने चार्ज कहाँ रखा था? अंदर, लेकिन ये मिला कहाँ? बाहर सरफेस पे। यानी कि जब भी हम कंडक्टर में चार्ज रख देते हैं तो वो चार्ज हमेशा कहाँ पाया जाएगा? सरफेस पे। तो अब बताओ इसमें अंदर कितना चार्ज है? अंदर तो कुछ बचा ही नहीं। तो अंदर कितना चार्ज रह गया? 0। अंदर कितना चार्ज रहा? 0। इससे क्या समझ में आया? कंडक्टर के अंदर हमेशा चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे। कहाँ रहेगा? सरफेस पे। और कंडक्टर के इनसाइड कितना चार्ज रहेगा? 0। कितना रहेगा? 0। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। अभी बताया मैंने, है ना? नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ये वो मटेरियल होते हैं जिनमें से करंट बिल्कुल पास नहीं होगा, है ना? जो करंट को बहने से रोकता है, वैसे वाले मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होते हैं? रबर, प्लास्टिक, वुड, है ना? ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिनमें से करंट नहीं बहता है। तो ये एग्जांपल्स है। इंसुलेटर्स का फिजिक्स में एक और नाम आएगा जिसे हम क्या कहेंगे? डाई इलेक्ट्रिक्स। क्या कहेंगे इन्हें? डाई इलेक्ट्रिक्स। क्लियर है? तो इनके एग्जाम्पल हमें पता चल गए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। क्या बोला है देखिए, अब इनके अंदर करंट नहीं बह रहा है तो इसका कारण क्या है? कंडक्टर में करंट बह रहा था, वहां पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। इंसुलेटर में करंट बहता नहीं है, क्यों? इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सही है? इंसुलेटर कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर इनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते तब इसमें भी करंट बहता। सही है? अब बताइए चार्ज यहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा? तो कंडक्टर में चार्ज चल रहा था, यहाँ पे चार्ज नहीं चलेगा। रिपल्शन अभी भी है, लेकिन मटेरियल इनको चलने नहीं देगा। सही है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? चार्जेस कैन नॉट मूव इनसाइड द इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर चार्जेस चल नहीं सकते हैं। सही है? इसका मतलब क्या होगा? अगर मेरे पास कोई इंसुलेटर है, मैंने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, मैंने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, इनके बीच में अभी भी रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, लेकिन ये चल नहीं सकते हैं। ये अब वहीं पे अटक गए। फोर्स लग रहा है मगर अब ये चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल में हमने इनको रखा है वो मटेरियल इन्हें चलने नहीं देता है। अगर ये कंडक्टर होता तो वो उनको चलने देता, जिसकी वजह से ये सरफेस तक आ जाते, लेकिन अब ये सरफेस तक आने वाले नहीं है। तो देखिए चार्ज विल रिमेन देयर ओनली वेयर दे आर प्लेस्ड। हमने चार्ज को जहां रखा था चार्जेस वहीं पे मिलेंगे, चार्जेस सरफेस पे नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है चार्जिंग। चार्जिंग क्या होता है? किसी न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देना या फिर न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देना, इसे ही क्या कहते हैं हम? चार्जिंग। क्या कहेंगे? चार्जिंग। चार्जिंग क्या है? देखो यहाँ पे ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसमें 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। सही है? 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताओ इसका टोटल चार्ज कितना है? 0। 10 पॉजिटिव चार्जेस, 10 नेगेटिव चार्जेस, नेट चार्ज इज 0। सही है? अब बताओ मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो तब बताओ बॉडी कितने प्रोटॉन के साथ है? प्रोटॉन तो हमने छेड़े नहीं, है ना? तो प्रोटॉन जितने थे उतने ही रहेंगे। अब लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, तो अब बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसका मतलब 4 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हो गए। सही है? तो आप बताओ इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सही है? कब आया? जब न्यूट्रल बॉडी से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, तो तब बॉडी कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अगर देखिए ये कोई बॉडी है, इसमें 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने बाहर से इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। सही है? तो अब क्या होगा? इस बॉडी में 10 प्रोटॉन अभी भी रहेंगे। सही है ना? लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 14। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 14। अब बताओ ये दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। कितने? 4। तो 10 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिए, लेकिन फिर भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इस बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा?
नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। क्या समझे इससे? जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस बॉडी पे क्या आएगा? चार्ज आएगा। इसी प्रोसेस का नाम क्या रखा है हमने? चार्जिंग। क्या रखा है? चार्जिंग। आई होप ये क्लियर क्लियर हुआ होगा। सॉरी। नेक्स्ट, यहां पे हमने क्या बोला है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन रिमूवल बताया मैंने, सही है ना? प्रोटॉन भी तो थे, मैंने प्रोटॉन का नाम क्यों नहीं लिया? प्रोटॉन जो होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन को निकालने और प्रोटॉन को ऐड करने में बहुत सारी एनर्जी लगती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए आसानी से किसको रिमूव और ऐड कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन। तो हम हमेशा किसको रिमूव और ऐड करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को नहीं करेंगे। क्यों? प्रोटॉन्स को रिमूव और ऐड करने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए, सही है? तो only electrons are added or removed because removing or adding electron is easy compared to proton। सही है? ये वही चीज है जो बोल रहा था मैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। अगली चीज देखिए इसी में, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? जिस बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल नंबर में हो तो वैसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी। अभी तो बताया था मैंने, 10 प्रोटॉन, एक बॉडी में 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना है? 0। सो यानी कि न्यूट्रल बॉडी का जो चार्ज होता है वो 0 होता है। जिस बॉडी का चार्ज 0 है उसे क्या बोलना चाहिए? न्यूट्रल बॉडी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उसमें कौन सा चार्ज रह जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए, ये कोई न्यूट्रल बॉडी 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ है, इसमें से हमने 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो अब बताइए जो नया बॉडी हमारे पास बनेगा वो 10 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को तो 4 प्रोटॉन ने निपटा दिया। तो अभी कितने प्रोटॉन बचे आपके पास? 6। तो इसका मतलब इसके ऊपर 6 पॉजिटिव चार्जेस है, सही है? तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बॉडी से निकल जाते हैं तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज रह जाता है? पॉजिटिव चार्ज। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखिए, A positively charged body contains more protons than electrons। सही है ना? देखो इधर, ये जब बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसके अंदर 10 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। सही है ना? चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज लेस देन न्यूट्रल बॉडी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो इसका मास न्यूट्रल बॉडी के कंपैरिजन में कम होता है। क्यों होता है? देखो, ये बॉडी 10 प्रोटॉन के साथ है, 10 इलेक्ट्रॉन के साथ है ना? इसके अंदर से मैंने 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो अब जो नया बॉडी बनेगा उसमें 10 प्रोटॉन होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है? इस पे कौन सा चार्ज आया होगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब जरा बताना मेरे को, जब इसके 6 इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो इलेक्ट्रॉन का भी तो मास था। तो जब वो 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ेगा कि कम होगा बॉडी में? कम हो जाएगा। सही है? अब मेरे बॉडी में से कोई चीज निकल जाए तो उस चीज का वजन माइनस होगा ना मेरी बॉडी में से। तो इसका मतलब इस बॉडी के मास में से इतना मास माइनस करने पे ये मास मिलेगा। सही है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का वजन न्यूट्रल बॉडी के कंपेरिजन में कम होता है। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, जब एक न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आके इसमें बैठेंगे, तो उस टाइम इसका कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। सही है? तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल बॉडी में एंटर करेंगे तब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या प्रोटॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स ही ज्यादा होंगे। सही है? नेक्स्ट अगला देखिए, ए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। ये तो सही है, क्योंकि न्यूट्रल था तो दोनों बराबर थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और आ गए यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, है ना? नेक्स्ट, अब देखिए, एक न्यूट्रल बॉडी है, इसका कुछ मास है, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया तो उसका मास इसमें जुड़ गया ना, तो अब ये नेगेटिव चार्ज होते ही इसका मास क्या हो गया? कम कि ज्यादा? ज्यादा हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऐड हुए, राइट? तो यहाँ पे क्या बोला है? मास ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज मोर देन न्यूट्रल बॉडी ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसका मास बढ़ गया है। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय 3 मेथड्स। 3 नहीं, इसके अलावा और भी मेथड्स है, जैसे कि थर्मियोनिक एमिशन से होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से होता है, और भी मेथड्स है, लेकिन हम सिलेबस के हिसाब से बता रहे हैं। यहाँ पे बुक में बताया गया कि 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे। सही है? नॉट ओनली 3 मेथड्स, देयर आर मेनी मल्टीपल मेथड्स।
we are going to discuss only about 3 methods which are described in the syllabus. Okay, then चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। सही है, तो हम बुक के हिसाब से बता रहे हैं। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड्स हमारे पास है? 3 मेथड्स है, बल्कि मान लेते हैं। वो कौन से हैं? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक एक करके मेथड डिस्कस करते हैं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो बॉडीज ले लो डिफरेंट मटेरियल्स के, कैसे? डिफरेंट मटेरियल्स के दो बॉडीज को आपस में रब करो। क्या करो? उन्हें रब करो। तो तब क्या होगा? एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, दूसरा बॉडी वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। जिस बॉडी ने लूज किया उसका चार्ज, यस बिल्कुल पॉजिटिव, और जिसने वो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे उसका चार्ज नेगेटिव। इससे क्या हो जाएगा? दोनों पहले न्यूट्रल थे, रब करने के बाद एक पॉजिटिव बन गया, दूसरा नेगेटिव बन गया, यानी कि यहाँ पे बॉडी पे चार्ज आ गया। क्या आ गया? चार्ज आ गया। इसी मेथड को हम क्या नाम देंगे? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के लिए कितने बॉडीज चाहिए? दो बॉडी चाहिए। सेम मटेरियल की डिफरेंट मटेरियल के दो बॉडीज चाहिए, और इन दोनों बॉडीज को आपस में रगड़ना चाहिए, रब करना चाहिए। इससे क्या होगा? एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देगा, वहीं पे दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स खो गए वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव, और जिसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए वो कैसा बनेगा? नेगेटिव। इससे क्या होगा? दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएंगे। इसी मेथड का नाम क्या है? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे। देखो, when two bodies of different material are rubbed against each other, then one of them loses electrons and become positively charged। यानी कि जो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन खो दिए वो कैसा बन गया? पॉजिटिवली चार्ज। एंड अनदर विल गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है, दोनों न्यूट्रल है। उसके बाद हमने क्या किया? इस सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब किया है। जैसे ही हमने इनको रब करके अलग किए तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये कौन से मेथड से हुआ है? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चलिए एक और एग्जांपल। जब हम विंटर में स्वेटर पहन के, वुलन वाला जो स्वेटर होता है उसके ऊपर अगर एक बलून लेके रब करते हैं तो उससे क्या होगा? स्वेटर के ऊपर देख लो अभी आप, रेड कलर ज्यादा है कि ब्लू कलर? रेड कलर, रेड यानी कि पॉजिटिव है ना? तो इसके ऊपर, स्वेटर के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। वहीं पे बलून के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। सही है, तो ये कौन से मेथड से हो रहा है चार्जिंग? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड क्या है? चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसमें क्या होता है? एक कंडक्टर चार्ज होता है, ये सिर्फ कंडक्टर्स में होगा चार्जिंग बाई कंडक्शन। एक कंडक्टर पे चार्ज है, दूसरे कंडक्टर पे चार्ज नहीं है, तो हम क्या करते हैं? दोनों को टच कराते हैं। चार्ज कंडक्टर से न्यूट्रल कंडक्टर पे चार्ज का ट्रांसफर होगा। क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक न्यूट्रल कंडक्टर, एक चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर को न्यूट्रल कंडक्टर के साथ टच कराना है। इससे क्या होगा? चार्ज कंडक्टर से कुछ चार्जेस ट्रांसफर होंगे, किसके ऊपर? न्यूट्रल पे, जिससे कि इस पे अब चार्ज आ चुका है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग बाई कंडक्शन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाई कॉन्टैक्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी पे कुछ चार्ज को ट्रांसफर किया गया है, जिससे कि उस बॉडी पे चार्ज आना है ना? तो इस मेथड को क्या कहेंगे हम? चार्जिंग बाई कंडक्शन। देखिए यहाँ पे, ये हमारा न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, ये कोई चार्ज है, रॉड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब हमने इसको इसके साथ टच कराया तो ये नेगेटिव चार्जेस इस बॉडी पे आना शुरू हो गए। सही है, जिससे कि इस बॉडी के ऊपर अब कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। सही है, तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे? चार्जिंग बाई कंडक्शन। राइट, देखिए नेक्स्ट। हाँ, चार्जिंग बाई कंडक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है? देखिए, फॉर आइडेंटिकल स्पीयर्स, मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना? फॉर आइडेंटिकल मेटेलिक स्पीयर्स, एक के ऊपर चार्ज है Q1, दूसरे के ऊपर चार्ज है Q2। ये बिफोर कांटेक्ट, अभी हमने इनको टच नहीं करा। सही है, नेक्स्ट, जब हम इनको टच करा देंगे तब नेट चार्ज जो होगा वो होगा Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज कितना होगा? Q1 प्लस Q2। तो अब इससे क्या होगा? इन दोनों को
इक्वल इक्वल चार्ज में डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इनको सेपरेट करेंगे तो ये टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस पे भी Q1 प्लस Q2 बाई 2, राइट। ये कब होगा? जब दो मेटेलिक स्फीयर आइडेंटिकल हो, राइट। यहां तक समझ आया? जब भी आपके पास दो आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हो, उनको अगर आप टच कराएंगे तो दोनों का चार्ज ऐड करिए, उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करिए। अगर तीन बॉल होते, तीनों को टच कराया होता तो क्या करते आप? तीनों का ऐड करते, डिवाइडेड बाई 3 कर देते, जिससे कि टोटल चार्ज मिल जाता आपको। सही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक, ये दो, ये तीन, इस पे 2 कूलम, इस पे 4 कूलम और इस पे 6 कूलम, बराबर है, करेक्ट। अगर आपने इन तीनों को टच करा के सेपरेट किया होगा तो उस टाइम क्या होगा? अगर तीनों को टच करके सेपरेट करेंगे तो पहले आप टोटल देखो कितना आएगा, 2 4 6 12। कितने बॉल पे डिवाइड करना है? 3 बॉल पे, तो तीनों के लिए उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आएगा? 6, 2 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 4 कूलम। तो इस पे भी 4 कूलम, इस पे भी 4 कूलम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये कब की बात है? ये सिर्फ तभी होगा जब ये आइडेंटिकल स्फीयर्स होंगे। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है कि अगर एक छोटा एक बड़ा होगा तो कैसे करोगे सर, है ना? तो इनके लिए हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, जहां पे कंडक्टर्स के बारे में फिर से पढ़ेंगे हम, राइट। तो चलिए अगला टॉपिक देखिए। यस, इस मेथड में जब आप चार्ज करोगे किसी बॉडी को, चार्जिंग बॉडी, सही है, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग चार्ज्ड बॉडी लूजेस इट्स चार्ज। यहाँ पे देखिए, ये हमारा चार्ज्ड बॉडी है और ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है। तो इसमें क्या हो रहा है? चार्ज्ड बॉडी के कुछ चार्जेस न्यूट्रल बॉडी पे आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? चार्ज्ड बॉडी का चार्ज लूज हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। वहीं पे न्यूट्रल बॉडी चार्ज को क्या करेगा? गेन करेगा। सही है। तो पहला प्रॉपर्टी यही बोल रहा था कि ये मेथड के अंदर जो बॉडी चार्ज था उसका चार्ज घट जाएगा। सही है। नेक्स्ट दूसरा वाला क्या बोल रहा है? न्यूट्रल बॉडी गेन्स सेम टाइप ऑफ चार्ज एज ऑन द चार्ज बॉडी। जिस टाइप का चार्ज चार्ज बॉडी पे रहेगा, न्यूट्रल बॉडी को भी वही चार्ज मिलेगा। मिल रहा था ना? देखो, न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी था, ये चार्ज बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो देखो लास्ट में इस बॉडी पे कैसा चार्ज बच गया? नेगेटिव, क्योंकि इसने नेगेटिव दिया था तो इसको नेगेटिव ही मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, दिस मेथड इज पॉसिबल ओनली इन कंडक्टर्स। ये मेथड तभी काम करेगा जब बॉडीज कैसी हो? कंडक्टर। अब बताओ क्यों बोला है मैंने कंडक्टर? चार्जेस को यहाँ पे चलना है, चलने के लिए कौन सा मटेरियल अलो करता है? कंडक्टर्स। इंसुलेटर में तो चार्ज चल ही नहीं सकता है ना, जिसकी वजह से वहां पे चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। चार्ज का ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में ही पॉसिबल है। उम्मीद करता हूँ ये इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला वाला देखिए, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये मैं पूरा प्रोसेस समझा दूंगा, इसका डेफिनेशन नहीं बोलेंगे हम, राइट। देखो इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखो 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, तो ये बॉडी कैसा है? न्यूट्रल है। तो दिस इज न्यूट्रल, बराबर है। यहाँ पे हमने एक कैसा चार्ज ला के रखा है? पॉजिटिव। ये दोनों टच में है क्या? नहीं है। सही है। तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसे हम बोलेंगे इंड्यूसिंग बॉडी। इंड्यूसिंग बॉडी, राइट। तो यहाँ पे चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाया है हमने, तो अब ये चार्ज बॉडी कैसा था? पॉजिटिव। तो इसने पॉजिटिव ने इस न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव को अपनी तरफ खींचा है, जिससे नेगेटिव वाले चार्जेस इसके नजदीक आ गए, और वहीं पे ये पॉजिटिव इस बॉडी के पॉजिटिव को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, तो सारे पॉजिटिव दूर चले गए। क्लियर है। अब अगली बार हमने क्या कर लिया, इस पॉजिटिव वाले साइड को एक वायर लेके अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। किसके साथ कनेक्ट किया है? अर्थ के साथ। अर्थ को हम एक बड़ा कंडक्टर मानते हैं, अर्थ के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यहाँ पे देखो इस पे कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। तो जैसे हमने अर्थ का कनेक्शन वायर से दे दिया इस बॉडी को, तो नीचे से क्या आएंगे? नेगेटिव। क्या आएंगे? नेगेटिव। वो नेगेटिव आके इसके सारे पॉजिटिव को खत्म कर देंगे। सही है। अब हमने अर्थ का कनेक्शन कट कर दिया है, तो आप बताओ जो नेगेटिव आ गए थे तो अब वो वापस नहीं जा सकते, क्यों? हमने कट कर दिया है। अब देखो इसके ऊपर सिर्फ कैसे चार्जेस बच गए? नेगेटिव। क्यों?
यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते गए, हर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करते चले गए, यानी कि हर पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दिए। तो अब जैसे ही कनेक्शन हमने कट कर दिया, तो अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कैसा चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को रिमूव कर देंगे, सही है। इस बॉडी को जैसे ही रिमूव करोगे तो ये सारा चार्ज इस बॉडी के ऊपर फैल गया, सही है। देखो यहाँ पे इंड्यूसिंग बॉडी ने, यानी कि चार्ज बॉडी ने न्यूट्रल बॉडी को किसी भी टाइम पे टच किया है क्या? यहाँ पे भी टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी टच नहीं कर रहा है, यानी कि इसने इसको टच नहीं किया है, फिर भी इस बॉडी पे चार्ज आ रहा है, सही है। तो यही जो मेथड है जहां पे बिना टच करे किसी बॉडी के अंदर चार्ज आ जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, चार्जिंग बाई इंडक्शन। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या है देखो। आपका इंड्यूसिंग बॉडी जिस टाइप का था, किस टाइप का था, पॉजिटिव टाइप का था। लेकिन न्यूट्रल बॉडी को लास्ट में कौन सा चार्ज मिला, नेगेटिव। कौन सा चार्ज मिला, नेगेटिव। यानी कि इंड्यूसिंग बॉडी जिस टाइप का रहेगा, न्यूट्रल बॉडी को उसके अपोजिट वाला चार्ज मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगर ये नेगेटिव होता तो इस पे पक्का कैसा चार्ज आता, पॉजिटिव चार्ज आता। हाँ, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने पॉजिटिव वाले साइड को ग्राउंड से कनेक्ट किया था इसलिए पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। अगर आप नेगेटिव वाले साइड को ग्राउंड से कनेक्ट करते तो शायद वहां से नेगेटिव चला जाता। ऐसे नहीं जा सकता है। जब आप अगर अर्थ का कनेक्शन इस साइड से देते तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भागने वाले नहीं है, क्यों, क्योंकि इनको इस पॉजिटिव चार्ज ने पकड़ रखा है अट्रैक्शन से, सही है। तो यहाँ पे सिर्फ भागने की कोशिश किसकी है, पॉजिटिव चार्जेस की। किसकी है, पॉजिटिव चार्जेस की। नेगेटिव चार्जेस भागने वाले नहीं है। तो हमेशा याद रखेंगे कि इंड्यूसिंग बॉडी जिस टाइप का होगा, न्यूट्रल बॉडी को उसके बिल्कुल अपोजिट वाला ही चार्ज मिलेगा, राइट। तो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देखिए। इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर लूजेस नॉर गेन्स। बताओ, इस बॉडी ने पहले 5 चार्जेस लेके आए थे, हमेशा इसके पास 5 ही रहे, सही है। तो इसका ना तो चार्ज बढ़ रहा है ना तो चार्ज घट रहा है। तो इंड्यूसिंग बॉडी अपना चार्ज खोने वाला भी नहीं है और कुछ लेने वाला भी नहीं है, सही है। नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग बॉडी। न्यूट्रल बॉडी को हमेशा इंड्यूसिंग बॉडी का अपोजिट चार्ज ही मिलेगा, सही है। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल। जो न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज आया ना, वो इंड्यूसिंग बॉडी के चार्ज के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर। इंड्यूसिंग बॉडी पे जितना चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी पे उतना या उससे कम चार्ज आ सकता है, लेकिन कभी भी उससे ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो चलिए नेक्स्ट, इंडक्शन पॉसिबल है कहाँ कहाँ पे, बोथ कंडक्टर इंसुलेटर दोनों में भी ये काम करता है। इंडक्शन इज पॉसिबल इन बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, फ्रिक्शन इज पॉसिबल इन बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बट कंडक्शन इज पॉसिबल ओनली इन कंडक्टर्स। नेक्स्ट, जो चार्ज आया था ना, इंड्यूस्ड चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 - 1/k। यहाँ पे क्यू क्या है, इंड्यूसिंग बॉडी वाला चार्ज, चार्ज ऑन द इंड्यूसिंग बॉडी। क्यू इन क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज, न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज आया ना वो वाला। के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। ये सभी चीजें आगे और क्लियर होंगी, इसका पूरा हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप यहाँ तक आपको बिगिनिंग से लेके अब तक पूरा चार्ज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक में आपको कहीं पे कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है या फिर मैंने बहुत फास्ट बोल दिया हो, तो उस टाइम पे वो वाला टॉपिक मेरे को कमेंट में जरा मेंशन कर देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट आने वाली क्लास में उस टॉपिक को हाईलाइट करके फिर से एक बार रिवाइज कर लूँ, सही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू, राइट। पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।